Good morning, students. My name is Raman Yadav. I am the assistant professor of history at GCW नांगल चौधरी। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है समुद्रगुप्त का शासनकाल। समुद्रगुप्त के शासनकाल को शुरू करने से पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। समुद्रगुप्त का जन्म 335 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था एवं उनकी माता का नाम कुमार देवी था। उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। अब बात कर लेते हैं उनके शासनकाल की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम के अन्य एक पुत्र जिसका नाम कांच था, इतिहासकारों का मानना है कि कांच के द्वारा इसका विरोध किया गया। उसने समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया एवं विद्रोह कर दिया। तो समुद्रगुप्त ने कांच के विद्रोह को दबाकर उसको युद्ध में हराकर गुप्त साम्राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया एवं वो शासक बन गया। तो अब बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के शासनकाल की अवधि के बारे में। तो 350 ईस्वी से लेकर और 375 ईस्वी के बीच का जो शासनकाल है वो समुद्रगुप्त का शासनकाल माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जिस व्यक्ति ने समुद्रगुप्त के उत्तराधिकार को चुनौती दी थी इस प्रकार की कोई ऐसी घटना घटित ही नहीं हुई। समुद्रगुप्त का मूल नाम ही कांच माना जाता है और जब समुद्रगुप्त के द्वारा पूरे भारत को जीतकर एवं सीमावर्ती राज्यों को जीतकर एक विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना उसके द्वारा कर दी गई, तब उसने समुद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी। अब बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न विजयों की। तो इसकी जानकारी हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने पुराने अपने वीडियो में पढ़ लिया था कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के सेनापति और महासंधि विग्रहिक जिसका नाम हरिसेन था उसके द्वारा रचित है। बात करें उसकी भाषा की तो प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है। ब्राह्मी लिपि में उसकी रचना की गई और शैली उसकी हमें चंपू प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि क्या प्रयाग प्रशस्ति पद में हमें प्राप्त होती है या गद्य में हमें प्राप्त होती है। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं वो हमें पद में प्राप्त होती हैं और प्रयाग प्रशस्ति की जो अंतिम पंक्तियां हैं या हम यूँ कहें कि जो बाद का उसका भाग है वो हमें गद्य में प्राप्त होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना पद और गद्य दोनों ही तरीके से की गई थी। अब बात करें समुद्रगुप्त की विजयों की तो इसकी जानकारी भी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। और सबसे पहले समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यवर्त का प्रथम अभियान शुरू किया गया था। मतलब उत्तर भारत के तीन राज्यों को पराजित करके उसने अपने साम्राज्य में शामिल किया था। इसकी जानकारी हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं लाइन से प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के तीन राज्यों जो प्रमुख रूप से बरेली, पद्मावती और विदिशा थे, इन तीनों राज्यों के राजा जिनमें बरेली का शासक अच्युत था, इसके अलावा पद्मावती का शासक नागसेन था और विदिशा का शासक जिसका नाम हमें कोतकुलुज प्राप्त होता है, इन तीनों शासकों को सम्मिलित रूप से समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित कर दिया गया। और समुद्रगुप्त ने इन तीनों ही राजाओं को पराजित करके इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद यदि बात करें समुद्रगुप्त के दूसरे विजय अभियान की तो इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति से प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था। दक्षिण भारत में काशी का शासक जिसका नाम अश्वसेन था उसके नेतृत्व में दक्षिण भारत के 12 राजाओं ने अपना एक संघ बना लिया था और समुद्रगुप्त के विरुद्ध जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के ऊपर चढ़ाई की तो इन्हीं 12 राजाओं के संघ के साथ समुद्रगुप्त की लड़ाई हुई, उनका युद्ध हुआ और समुद्रगुप्त ने सम्मिलित रूप से इन 12 राजाओं को पराजित कर दिया। परंतु यहाँ बात ये ध्यान देने योग्य है कि समुद्रगुप्त के द्वारा इन 12 राजाओं को पराजित करने के पश्चात इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में उसने शामिल नहीं किया। उसमें इनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में नहीं मिलाया। अब इनके साथ समुद्रगुप्त के द्वारा क्या नीति अपनाई गई इसकी जानकारी भी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति में बताती है कि समुद्रगुप्त ने इनके साथ ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी। मतलब पहले तो राजा को पराजित कर दिया गया, उसके बाद उसको उसका राज्य वापस लौटा दिया गया शासन करने के लिए। मतलब दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पहले तो समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित कर दिया गया
परंतु समुद्रगुप्त को यह पता था कि दक्षिण भारत जो है मेरे साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। यदि मैं इन राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल करूंगा तो इतनी दूर से इन राज्यों के ऊपर अधिकार रख पाना संभव नहीं हो पाएगा। जैसे ही मैं वापस अपनी राजधानी के लिए यहाँ से कूच करूँगा, वापस जाऊँगा, तो पीछे से सभी के सभी राजा विद्रोह कर देंगे और पुनः अपने राज्य को स्वतंत्र करवा लेंगे। इसलिए समुद्रगुप्त ने इन सभी राजाओं को इनका राज्य वापस लौटा दिया। इस तरीके से दक्षिण भारत के सभी 12 राजा समुद्रगुप्त के मित्र बन गए। इसके बाद बात करें तीसरे विजय अभियान की, तो आर्यावर्त का दूसरा विजय अभियान, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं लाइन से प्राप्त होती है कि दक्षिण भारत के अभियान को समाप्त करने के पश्चात समुद्रगुप्त वापस अपनी राजधानी लौटा और उसके पश्चात उत्तरी भारत के 9 राजाओं को उसने सम्मिलित रूप से पराजित किया, जिसकी जानकारी 21वीं पंक्ति जो कि प्रयाग प्रशस्ति की है उससे हमें प्राप्त होती है। और इन सभी 9 राजाओं को पराजित करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने इन सभी 9 राजाओं के राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, जिसको हम पर्स बहुधरण की नीति के नाम से जानते हैं। मतलब राजा को पराजित करने के पश्चात उसके राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लेना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं चौथे विजय अभियान की। तो जैसे ही समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त का दूसरा अभियान समाप्त किया तो समुद्रगुप्त ने मध्य देश में रहने वाली, मतलब मध्य प्रदेश में रहने वाली आठवीं जनजातियों की तरफ उसने अपना पूरा ध्यान लगाया। और इसकी जानकारी भी हमें प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं लाइन से प्राप्त होती है। इसके अलावा समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख भी हमें यह बताता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा मध्य देश में रहने वाली 18 आठवीं जनजाति, आठवीं मतलब जंगली जनजातियों को उसके द्वारा पराजित कर दिया गया और उन क्षेत्रों को भी गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा कुछ सीमावर्ती क्षेत्र, चाहे वो पूर्वी हों या पश्चिमी, उसके पश्चात समुद्रगुप्त ने इन सभी क्षेत्रों की ओर अपना ध्यान लगाया। और पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो बंगाल में कुछ ऐसे उस समय राज्य थे जैसे समतट, डवाक, कामरूप और कर्तपुर। इन सभी सीमावर्ती राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके अलावा यदि पश्चिम की बात करें तो 9 गणराज्य थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करी थी, जिनमें प्रमुख रूप से यदि मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के योद्धे भी उसमें शामिल थे। इन सभी के साथ समुद्रगुप्त के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई, इसकी जानकारी भी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति हमें बताते हैं कि इन सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने सर्व कर दाना ज्ञाकरण और उसके अलावा प्राणा महागमन, फिर बता देता हूँ एक बार, सर्वदाना ज्ञाकरण एवं प्राणामागमन, यह नीति समुद्रगुप्त के द्वारा इन सीमावर्ती राज्यों के साथ अपनाई गई थी। इनका मतलब यह था कि इन सभी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके पश्चात समुद्रगुप्त को प्रतिवर्ष एक निश्चित भूमि कर या हम ये कहें निश्चित एक वार्षिक कर देना स्वीकार उन्होंने कर लिया। इसके अलावा ये अपने अपने क्षेत्रों में जो है समुद्रगुप्त की नीतियों के अनुसार, समुद्रगुप्त के नियमों और आदेशों के अनुसार ही शासन करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे विदेशी शक्तियां भी थी जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करी थी। हरिसेन ने उनके बारे में भी प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से हमें जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है या प्रदान की है। उन तीनों के लिए हरिसेन ने 3 प्रकार बताए हैं, जैसे पहला है दरबार में स्वयं उपस्थित होना और समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करना। दूसरा है गरुड़ प्रकार के शासनादेश प्राप्त करना, मतलब समुद्रगुप्त के द्वारा जो भी शासनादेश जारी करे जाते थे उनके ऊपर गरुड़ की मोहर लगाई जाती थी और उन्हीं शासन आदेशों के अनुसार ही इन विदेशी शक्तियों को अपने अपने राज्य में शासन चलाना पड़ता था। तीसरा कन्नोपायदान, मतलब जो ये विदेशी शक्तियाँ थीं उन्हें अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ या गुप्त वंश के राजकुमारों के साथ करना पड़ता था। अब बात कर लेते कौन सी ऐसी विदेशी शक्तियाँ थी जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुषाणों की। कुषाणों के लिए एक शब्द का प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। उनको देवपुत्र शाहानुशाही के नाम से प्रयाग प्रशस्ति में पुकारा गया। इसके अलावा शकों ने और मुरंडों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ की।
तो प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करती है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये है कि जब समुद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत की पूर्वी क्षेत्रों उत्तर भारत की विजय कर ली, उनका राज्य जो सीधे तौर पे गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया। पूर्वी क्षेत्रों और पश्चिमी जो क्षेत्र थे उनके राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण भारत के सभी 12 राजाओं को पराजित करने के पश्चात उनको अपना मित्र बना लिया समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा विदेशी शक्तियों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। तो उसके पश्चात क्या समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया, तो इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त नहीं होती है। इसकी जानकारी हमें प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्रपत्र लेख से प्राप्त होती है, स्कंदगुप्त के सूफिया अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने स्वयं अश्वमेध प्रकार की सोने की मुद्राएं जो चलाई थी, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त के द्वारा अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस तरीके से लगभग पूरे का पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जीत लिया गया था और समुद्रगुप्त ने एक विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना अपने शासनकाल में की थी। अब बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के बाद बनने वाले शासकों की। तो चूँकि समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 350 ईस्वी पूर्व से लेकर 375 ईस्वी पूर्व के 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के बीच का माना गया है। और उसके पश्चात समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद अगला शासक बना रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में हमें अनेक जो हैं साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हालांकि 1923 ईस्वी से पहले इतिहासकार यही मानते थे कि समुद्रगुप्त के बाद शासक अगला जो बनता था वो चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। और परंतु आज जब विभिन्न आधुनिक साक्ष्यों की खोज कर ली गई है रामगुप्त के बारे में, और इसका श्रेय सिल्वन लेवी नामक एक इतिहासकार को जाता है, जिसने रामचंद्र और गुणचंद्र नामक 2 भाइयों के द्वारा लिखित एक नाटक जिसका नाम नाट्य दर्पण है उसकी खोज कर उसको पढ़ा तो उसने पाया कि इस नाटक के माध्यम से हमें एक अन्य नाटक जिसका नाम देवी चंद्रगुप्तम था, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था और आज जो मूल रूप से हमारे पास उपलब्ध नहीं है। नाट्य दर्पण में इस नाटक से अनेक जो है उद्धरण ग्रहण किए गए हैं। अनेक उद्धरण हमें नाट्य दर्पण में इस नाटक के प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त नामक एक व्यक्ति जो है गुप्त शासक बना था और उसने 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम और नाट्य दर्पण के अलावा अन्य जो कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे भी हमें रामगुप्त के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है, तो उनकी बात करूँ तो बाण भट्ट का हर्षचरित जिसमें रामगुप्त की कथा बताई गई है। इसके अलावा राजशेखर की काव्य मीमांसा, भोज का श्रृंगार प्रकाश, इन सभी साहित्यिक कृतियों में हमें रामगुप्त की कथा प्राप्त हो जाती है। और यदि मैं कुछ अभिलेखीय साक्ष्यों की बात करूं तो 2 राष्ट्रकूट शासक, जिनमें प्रथम है अमोघ वर्ष प्रथम और गोविंद चतुर्थ, इन दोनों के अभिलेखों में अमोघ वर्ष प्रथम का जो अभिलेख था उसको हम संजन ताम्रपत्र लेख के नाम से जानते हैं, और गोविंद चतुर्थ के कैम्बे अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त नामक एक व्यक्ति गुप्त शासक बना था, जिसने 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा मालवा में 2 स्थल एरन और भीलसा, इन दोनों स्थलों से हमें रामगुप्त की कुछ ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त नामक एक व्यक्ति शासक बना था, जिसने 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया। यदि मैं रामगुप्त की कथा की बात करूं तो एक कायर व्यक्ति था। हालांकि वो समुद्रगुप्त के बाद शासक बना और उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी, परंतु उस समय गुजरात और काठियावाड़ और मालवा के शक शासकों के द्वारा गुप्त साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया गया और शक शासक के द्वारा रामगुप्त को पराजित कर दिया गया और एक अपमानजनक संधि रामगुप्त को शक शासक के साथ करनी पड़ी। शक शासक ने कहा कि भाई मुझे जो है तेरी पत्नी उपहार स्वरूप चाहिए। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। तो रामगुप्त ने यह अपनी पत्नी शक शासक को सौंपना स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं आपको प्रदान कर दूंगा, परंतु उसके छोटे भाई जिसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने इस बात को अपना अपमान समझा और वो स्वयं ध्रुव देवी के भेष में शक शासक के शिविर में गया, जहाँ पर उसने शक शासक को पराजित कर दिया, उसको मार डाला। वापस पाटलिपुत्र लौटकर उसने अपने भाई रामगुप्त को भी जान से मार दिया और उसकी पत्नी जिसका नाम ध्रुव देवी था उसके साथ उसने शादी कर ली।
इस तरीके से रामगुप्त का शासनकाल 380 ईस्वी में पूरा हुआ। अब आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की, तो इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में प्रदान करेंगे। धन्यवाद।